एवरीवन, दिस इज़ दीप्ति सिंह। वेलकम टू पृष्ठभूमि। आज हम डिस्कशन करेंगे हमारे चैप्टर 1 के एग्जाम्पल्स के बारे में, जिसके अंदर हम ऑलरेडी एग्जाम्पल 22 तक सॉल्व कर चुके हैं। ठीक है बच्चे, आज बात करेंगे हम हमारे एग्जाम्पल नंबर 23 के बारे में। तो बेटा इसके अंदर देखिए कि इस एग्जाम्पल के अंदर हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन दी हुई है। अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, इफ़ x एंड y आर टू सेट्स। इन्होंने बताया हुआ है कि x और y जो है वो दो सेट्स हैं, एंड सच दैट बताया हुआ है कि x यूनियन y के अंदर हमारे एलिमेंट्स कितने हैं बच्चे, 50 एलिमेंट्स है। इट मीन्स x यूनियन y के अंदर हमारे 50 एलिमेंट्स हैं। जो हमारा x है उसके अंदर x हैज़ 28 एलिमेंट्स, x के अंदर आपके 28 एलिमेंट्स हैं, एंड y हैज़ 32 एलिमेंट्स, y के अंदर हमारे कितने एलिमेंट्स हैं, 32 एलिमेंट्स हैं। ठीक है, तो ये हमें बच्चा क्या बताया हुआ है, 28, 32 या फिर 50, ऑल दीज आर द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ पर्टिकुलर सेट। तो जब नंबर ऑफ एलिमेंट्स है तो हम इसे इस तरीके से लिखेंगे, हमें n के साथ लिखना होगा। ठीक है, ये बात हो गई क्लियर। उसके बाद देखिए इन्होंने क्या बोला है, इन्होंने हमसे पूछा है हाउ मैनी एलिमेंट्स डज x इंटरसेक्शन y हैव। इसमें इन्होंने कहा है कि आपको फाइंड आउट करना है x इंटरसेक्शन y, ये हमें फाइंड आउट करना है। ओके, तो इसके अंदर बच्चे आपको मैंने एक फॉर्मूला बताया था, अगर आपको याद होगा तो हमने इसमें 3 फार्मूलाज देखे थे, जो मैंने आपको उस टाइम पर भी बताया था कि जब हम हमारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हमें इन फार्मूलाज की ज़रूरत पड़ेगी। तो जो हमारा फर्स्ट फार्मूला था वो ये फार्मूला था, x यूनियन y दैट इज़ इक्वल्स टू n x प्लस में नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट y माइनस में x इंटरसेक्शन y। ये हमारा फर्स्ट फार्मूला था। अब हमें बच्चे इसी फॉर्मूले के बेस पर हमें इस क्वेश्चन का आंसर फाइंड आउट करना है। हमें फाइंड करना है x इंटरसेक्शन y, मतलब हमें ये चीज़ जो है वो फाइंड आउट करनी है। और इसके अलावा हमें जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है उस इन्फॉर्मेशन को हमें पुट अप करना है हमारे फॉर्मूला के अंदर। ओके, तो यहाँ पर देखिए x यूनियन y जो दिया हुआ है वो दिया है हमें 50, तो ये हो जाएगा बच्चा हमारा 50, और ये हो जाएगा दैट इज़ इक्वल्स टू nx। देखिए क्या दिया है, 28 दिया हुआ है, इसके साथ साथ ही ny जो दिया हुआ है वो दिया है 32, तो इसे हम यहाँ पे लिख देंगे 32, और ये जो इंटरसेक्शन है इसको हम एज इट इज़ इसी तरीके से लिख देंगे यहाँ पर। ठीक, अब इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। 28 और 32 बच्चा क्या होता है, अगर हम इसे ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 60, राइट। अब उसके बाद n x इंटरसेक्शन y बिल्कुल मैंने सेम लिख दिया, और ये 50 जो है यहाँ पर लिख दिया। इसके बाद देखिए सॉल्यूशन मैं यहाँ पर करती हूँ। इसमें है 50 इज़ इक्वल्स टू 60 माइनस में x इंटरसेक्शन y, ये चीज़ दी हुई है। अब बच्चा यहाँ पर देखिए ये माइनस में है तो इसको मैं लेफ़्ट साइड लेके जाऊँगी, जब ये लेफ़्ट साइड में आएगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो इसको हम लिखेंगे x इंटरसेक्शन y। ठीक है, अब ये 60 को मैंने यहीं पे लिख दिया, और ये जो प्लस 50 है इसको जब राइट साइड लेके जाएंगे तो साइन चेंज होगा, तो ये 50 हो जाएगा। 60 में से जब आप 50 को सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो आपको क्या मिलेगा, 10 मिलेगा। इट मीन्स n x इंटरसेक्शन y जो होता है वो 10 के इक्वल होगा, मतलब कि x इंटरसेक्शन y के अंदर नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स कितने रहे होंगे, 10 रहे होंगे। ठीक है, ये तो हो गया हमारा एक तरीका इस क्वेश्चन को करने का। इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, इसके अंदर एक और मेथड यूज़ कर सकते हैं, एंड वो क्या मेथड होगा उसके बारे में बात करते हैं। यहाँ पर देखिए, अगर मान लीजिए मैं आपको वेन डायग्राम से समझाऊँ, ये मान लो एक वेन डायग्राम है जिसके अंदर ये रिप्रेजेंट कर रहा है आपके यूनिवर्सल सेट को। ठीक है, इसके अंदर आपका एक सेट जो है वो x ये हो गया, एक सेट जो हो गया ये वाला आपका सेट y हो गया। ठीक, ये बात मैंने आपको पहले भी समझा रखी है कि ये वाला जो पोर्शन होता है बच्चा, जिसे मैं वाइट कलर से शेड कर रही हूँ, इस पोर्शन को बोला जाता है x इंटरसेक्शन y। इसे क्या बोला जाता है, x इंटरसेक्शन y बोला जाता है। अब इसी वेन डायग्राम को मैं यहाँ पर दोबारा से ड्रॉ करती हूँ, और समझिएगा कि मैं यहाँ पर आपको क्या समझाना चाह रही हूँ। ये सेट हो गया x और ये सेट हो गया आपका y। ठीक है,
इसके बीच वाला जो पोर्शन था इसको हमने बोल दिया x इंटरसेक्शन y, क्योंकि ये दोनों ही सेट्स के अंदर कॉमन पार्ट है। ठीक है, तो ये इंटरसेक्शन हो गया। अब जरा बच्चा आप ध्यान से देखिए, जब मैं x के बारे में बात करूँगी तो x का मतलब ये वाला सर्कल, ये पूरा सर्कल, इस सर्कल के बारे में बात की जाएगी। ठीक है, तो x का मतलब ये पूरा सर्कल है जो मैंने येलो कलर से सर्कल बना दिया आपका। ठीक, इस पूरे सर्कल के अंदर अगर सिर्फ मुझे ये पूरा x ना लेके सिर्फ इतना वाला पार्ट, जिसे मैं किससे कलर कर रही हूँ, आपका पिंक कलर से कलर कर रही हूँ, उसे देखिएगा, सिर्फ इतना पार्ट, मतलब कि सिर्फ ये वाला जो पार्ट होगा, अगर मुझे ये बताना हो कि ये सिर्फ इतना पार्ट जो है ये क्या कहलाएगा, ये क्या होगा, तो बच्चा आप जरा ध्यान से देखिए, ये जो हमारा येलो कलर का पूरा सर्कल था ये क्या था बच्चे, ये x था। ठीक है, इस x में से हमने क्या माइनस कर दिया, ये जो इंटरसेक्शन वाला पार्ट था, ये क्या था बच्चे, आपका इंटरसेक्शन वाला जो पार्ट था। मतलब कि ये देखो, ये सर्कल जो वाइट सर्कल है ये x के अंदर घुसा हुआ है, ये वाला जो पोर्शन है बच्चा ये जो y का ही तो पोर्शन है। तो जब आपको यहाँ पर सिर्फ पिंक वाला पार्ट चाहिए, जब आपको यहाँ पे सिर्फ ये पिंक वाला पार्ट चाहिए, तो इसे हम क्या बोलेंगे, इस x में से ये जो वाइट वाला पोर्शन y का जो है, अगर आप उसे सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो आपका पिंक वाला पोर्शन बच जाएगा। इसका मतलब ये वाला जो होगा ये क्या हो जाएगा, आपका x माइनस वाई हो जाएगा। मतलब कि इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ x है, y को हमने क्या कर दिया है, माइनस कर दिया है। ठीक है, अच्छा उसके बाद आते हैं हम इसके अंदर एक और बात कर लेते हैं। इसके अंदर यहाँ पे बच्चा अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ देखिए, अगर मुझे ये वाला जो पार्ट मैं यहाँ पे जो शेड कर रही हूँ, अगर इस शेडेड पार्ट को मुझे निकालना है तो मैं क्या बोलूँगी, इस पार्ट को, ये पार्ट जो है हमारा बोला जाएगा कि y में से यदि मैं किसको माइनस कर देती हूँ बेटा, x को माइनस कर देती हूँ, तो हमें ये पिंक पार्ट मिल जाएगा। चलो इसे भी समझ लेते हैं कि ये कैसे हुआ। ठीक, अगर मान लो ये सिर्फ ये वाला वाइट पोर्शन अगर मुझे फाइंड आउट करना है बच्चा, ठीक है, ये वाइट पोर्शन अगर मुझे फाइंड आउट करना है तो ये है किसका वाइट पोर्शन, y का है। ठीक, बट इस पूरे वाई सर्कल के अंदर ये जो पूरा सेट का जो वाई सर्कल हमने ड्रॉ करा है, इसके अंदर ये येलो पार्ट भी तो है बेटा, ये जो येलो पार्ट है इसको भी तो हमें हटाना पड़ेगा। बट ये येलो पार्ट किसका है, ये x सेट का येलो पार्ट है, तो इसे हटाने के लिए मुझे x इसमें से क्या कर देना होगा, माइनस कर देना होगा। ठीक है, आगे बात समझ में। तो कहने का मतलब ये है कि जब आप एक जब वेन डायग्राम आप ड्रॉ करते हैं उसके अंदर होता है एक आपका यूनिवर्सल सेट। ठीक है, उसके अंदर यदि आप दो सेट बनाते हैं, दो सेट बनाने के बाद अगर मान लीजिए आप इस सेट को बोलते हैं x और इस सेट को अगर हम बोलते हैं y, ठीक, तो हमारा ये जो बीच का मिडल पार्ट होता है ये होता है हमारा x इंटरसेक्शन y, इसका साइड वाला लेफ़्ट साइड वाला जो पार्ट होता है ये होता है हमारा x माइनस वाई, और इसका राइट साइड वाला जो पार्ट होता है ये होता है हमारा y माइनस एक्स। ठीक है, अब इन तीनों के बीच में एक खासियत ये होती है कि ये बिल्कुल अलग अलग पार्ट है। मतलब कि ये जो तीनों सेट बने हैं कौन कौन से, x माइनस वाई, x इंटरसेक्शन y और इसके साथ साथ y माइनस एक्स, ये जो तीनों सेट्स होते हैं बच्चा ये होते हैं हमारे डिसजॉइंट सेट। मतलब कि इनके बीच में कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं होता, डिसजॉइंट सेट होते हैं, है ना। आपको मैंने डेफिनेशन बताई थी कि डिसजॉइंट सेट वो सेट्स होते हैं जब दोनों सेट के बीच में अगर हम इंटरसेक्शन निकालें तो वो क्या आ जाता है, आपका फाई आ जाता है। कहने का मतलब कि जब किसी दो सेट के बीच में कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं होता है तो वो डिसजॉइंट सेट कहलाता है। आगे बात समझ में। चलो अब इसको हम यहाँ से कर देते हैं रफ, जो हमें समझना था वो हमने यहाँ पर समझ लिया। ठीक है, अब उसके बाद बात करते हैं जो अभी हमने समझा उसको एक बार यहाँ पे साइड में हम ड्रॉ कर लेते हैं, सो दैट जब हमें उस कंसेप्ट का यूज़ करना हो तो हमारे सामने वो कंसेप्ट लिखा हुआ हो बहुत अच्छे से। ठीक है बच्चे, अब यहाँ पर देखो मैंने ये क्या बोला था बेटा, आपको ये बोला था मैंने कि ये होगा हमारा x इंटरसेक्शन y, ये वाला जो पार्ट होगा ये होगा हमारा y माइनस एक्स, एंड ये वाला जो पार्ट होगा हमारा x माइनस वाई होगा। ठीक है, अगर मान लीजिए ये आपका सेट x को रिप्रेजेंट करता है और ये सेट आपको y, ये सेट जो है y को रिप्रेजेंट करता है, होगी इतनी बात। अच्छा जी, अब हमें यही क्वेश्चन वेन डायग्राम की हेल्प से यूज़ करना है, कंसेप्ट की हेल्प से यूज़ करना है। तो हमें गिवन क्या क्या था भैया, हमें यहाँ पर देखो गिवन ये था कि x इंटरसेक्शन y जो है इसके नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स हमें 50 गिवन थे। इसके साथ साथ जो हमारा सेट x है उसके अंदर जो हमें एलिमेंट्स दिए हुए हैं वो दिए हुए हैं 28। उसके बाद y एक ऐसा सेट है जिसके अंदर हमें एलिमेंट्स जो दे रखे हैं वो दिए हुए हैं 32।
ठीक है। अब हमें एक बताना है कि x इंटरसेक्शन y के अंदर कितने एलिमेंट्स होंगे, है ना। ये बात हमें बहुत अच्छे से फाइंड आउट करनी है। तो इसको हमने क्या कर दिया, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क कर दिया, क्योंकि हमें ये चीज़ बतानी है, ठीक है। ओके, उसके बाद अगर हम बात करें बच्चा, अगर मैं आपको ये बोलूँ कि मान लीजिए लेट कर लेते हैं हम कि जो ये x इंटरसेक्शन y है, मतलब ये वाला जो पार्ट है इसको मैंने क्या मान लिया, k मान लिया, ठीक है। मैंने लेट कर लिया कि x इंटरसेक्शन y जो है वो k है, ठीक है। ये बात आगे समझ में। तो बेटा हमारा जो रूल था, हमारा रूल या आप बोल सकते हो जो हमारा फॉर्मूला था, वो फॉर्मूला क्या था। हमारा फॉर्मूला जो है वो ये कहता है कि x यूनियन y जो होता है, ठीक है, नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स जो होते हैं x यूनियन y में वो होते हैं हमारे x प्लस में y माइनस में क्या हो जाता है हमारा n, इंटरसेक्शन, दोनों का इंटरसेक्शन जो होता है वो माइनस हो जाता है, ठीक है। आ गई ये बात समझ में। चलिए, बट अगर मैं आपको ये बोलूँ, अगर ये फॉर्मूला तो हमने पढ़ा था, जो नॉर्मली हम जो पूरे यूज़ कर रहे हैं वो ये फॉर्मूला था, बट अगर मैं ये जो हमने यहाँ पर कंसेप्ट समझा है, ठीक है, अगर इसके अंदर मुझे लिखना है, आपका यूनियन लिखना है एक्स और वाई का। यूनियन का मतलब क्या होता है बच्चा, ये पूरा होता है। देखो, अगर आप x और y को पूरा मिला दोगे तो क्या बन जाता है, वो आपका यूनियन बन जाता है। x यूनियन y का मीनिंग क्या था, जब हमें x यूनियन y कैसे लिखते थे, हम लिखते थे पहले x के सारे एलिमेंट्स लिखते थे, फिर y के सारे एलिमेंट्स लिखते थे, यही चीज़ होती थी। अब अगर मुझे यहाँ पे दोबारा से x यूनियन y लिखना है तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकती हूँ बच्चा, x यूनियन y के लिए अगर मैं x माइनस y के जो एलिमेंट्स हैं वो यहाँ पर लिख दूँ, उसके साथ साथ अगर ये जो इंटरसेक्शन है इसको मैं यहाँ पर अगर प्लस करके लिख दूँ, ठीक है, और इसके साथ में अगर मैं यहाँ पर y माइनस एक्स के एलिमेंट्स लिख दूँ तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, ये आपके इंटरसेक्शन यूनियन को ही तो रिप्रेजेंट करेगा। एक फॉर्मूला तो बच्चा ये हो जाता है हमारा। दूसरा फॉर्मूला जो हमने वेन डायग्राम से बनाया वो ये बनाया कि जब हम दोनों सेट को कंबाइन कर देंगे तो वो यूनियन बन जाएगा। यूनियन बन जाएगा तो यूनियन का मतलब क्या है, ये वाला जो पोर्शन हो गया साथ में इंटरसेक्शन वाला हो गया और ये वाला जो पोर्शन हो गया, ये तीनों जो हमारे सेट्स के पार्ट थे, अगर हम इन तीनों को क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं बच्चा, तो हमारा क्या बन जाएगा, ये हमारा ये बन जाएगा आपका यूनियन बन जाएगा, है ना। अब देखो यहाँ पर यूनियन बच्चे कितना दिया हुआ है आपका, 50 दिया हुआ है यूनियन। इसको अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है बच्चा। अब देखो, अब यूनियन जो दिया हुआ है वो हमें दिया हुआ है बच्चे 15, ठीक है। उसके बाद बोला है x माइनस वाई। एक्स माइनस वाई मतलब कि जो x माइनस वाई का बच्चे मतलब क्या है ये बताना है आपको, ठीक है। x माइनस वाई का मीनिंग जो होगा यहाँ पर वो ये होगा कि जो x के सारे एलिमेंट्स है, x में एलिमेंट्स कितने हैं भाई, 28 हैं। x के एलिमेंट्स कितने हैं, 28 हैं। अगर ये पूरा जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है आपके x को, ठीक है, इस x में से हमने ये वाला पार्ट ही तो माइनस करा था, y का जो पार्ट था ये पार्ट माइनस करा था, और इसको हमने क्या बोल दिया, इसको हमने k बोल दिया। तो x माइनस वाई क्या होगा बच्चा, जो x के एलिमेंट्स होंगे 28, उसमें से आपको क्या माइनस करना होगा, k माइनस कर दोगे तो आपका क्या आ जाएगा, ये x माइनस वाई आ जाएगा। इट मीन्स कि x माइनस वाई कुछ ना हो के बल्कि क्या है, 28 माइनस k है, ठीक है। उसके बाद देखो इंटरसेक्शन जो है, इंटरसेक्शन क्या बोला मैंने, k को ही बोल दिया था इंटरसेक्शन, x इंटरसेक्शन y को मैंने क्या बोला, लेट क्या किया था, k किया था, तो ये k यहाँ पर आ गया। इसके बाद हमें यहाँ पे लिखना है y माइनस एक्स। वाई माइनस एक्स क्या है बच्चा, ये है y माइनस एक्स का मीनिंग क्या होगा कि y के एलिमेंट्स देखो 32 हो जाएंगे, तो 32 में से आपको क्या माइनस करना है, x का पार्ट माइनस करना है। x पार्ट कौन सा है बच्चे, फिर अगेन ये वाला है, इस y में से इस y में से हमें क्या माइनस करना है, ये x का पार्ट जो है, जो मैं पिंक कलर से कर रही हूँ, यही पार्ट तो बेटा माइनस करना है। ये पूरा हो गया आपका y, ठीक है। इस पूरे y में से आपको ये पार्ट निकालना है, मतलब इंटरसेक्शन वाला पार्ट निकालना है। तो इंटरसेक्शन वाला पार्ट क्या मान लिया था हमने, k मान लिया था, तो इसको यहाँ पर हम लिख देंगे बच्चे, इसको लिखा जाएगा यहाँ पर कि जो y है वो है आपका 32। इस 32 में से हमें क्या माइनस करना था, k को माइनस करना था, ठीक है। ये बात हो गई। अब हमें यहाँ पे बच्चा निकालनी क्या है, k की वैल्यू ही तो निकालनी है, क्योंकि हमें फाइंड आउट क्या करना है, x इंटरसेक्शन y फाइंड करना है, मतलब k की वैल्यू निकालनी है। अब देखो
ये एक माइनस का के है, ये एक प्लस का के है, तो ये दोनों तो एक दूसरे से कैंसिल आउट हो गए, ठीक है। अब इसको आप ज़रा सॉल्व करेंगे तो इसको देखो मैं यहाँ पे लिखती हूँ, यहाँ पे मैं दोबारा सॉल्व करूँगी। 50 इज़ इक्वल्स टू 28 प्लस में 32 माइनस में के, ये चीज़ हो गई, क्योंकि ये वाला के और ये के तो कैंसिल आउट हो गया। 28 नीचे आ गया, 32 नीचे आ गया और ये वाला के नीचे आ गया। इन दोनों को जब हम ऐड करते हैं तो ये क्या आता है आपका 60 आता है। ये हो गया आपका माइनस के और ये हो गया आपका 50, ठीक है। जब आप यहाँ से के की वैल्यू निकालोगे तो आपको क्या मिलेगा, 10 मिलेगा। इसका मीनिंग ये हो गया कि ये जो इंटरसेक्शन है, इंटरसेक्शन के अंदर जो नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स थे वो हमारे 10 थे, ठीक है। ये बात आगे समझ में, तो दोनों ही मेथड से आपको समझ में आया होगा। पहले हमने ये वाला मेथड यूज़ करा जो हमें एनसीईआरटी में एग्जाम्पल दिया हुआ है, दूसरा हमने इस क्वेश्चन को करा बाय द हेल्प ऑफ वेन डायग्राम, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट बात करते हैं हम हमारे नेक्स्ट एग्जाम्पल के बारे में, जो है हमारा 24। इसके अंदर देखिए क्या गिवन है। इन अ स्कूल देयर आर 20 टीचर्स हु टीच मैथमेटिक्स और फिज़िक्स। बच्चा एक बात याद रखनी है आपको, मैंने आपको समझाया था कि जहाँ भी आपको बोथ लिखा हुआ दिखेगा तो उसका मीनिंग होता है इंटरसेक्शन, ठीक है। इसका क्या मीनिंग होता है, इंटरसेक्शन, मतलब दो सेट्स का आपको इंटरसेक्शन फाइंड आउट करना है। और जब भी आपको किसी क्वेश्चन में और लिखा हुआ दिखाई दे जाएगा तो इसका मतलब आप समझ लीजिएगा सिंपल कि आपको यूनियन फाइंड करना है, ठीक है। इसका मीनिंग क्या होता है, और का यूनियन होता है। इसे हम समझेंगे कि और को हम यूनियन क्यों ही मान लेते हैं, ठीक। तो इन्होंने बोला है कि एक स्कूल के अंदर 20 टीचर्स ऐसे हैं जो या तो मैथ्स पढ़ाते होंगे या फिर फिज़िक्स पढ़ाते होंगे, ठीक है। तो अगर मान लीजिए लेट कर लिया मैंने, जो मैथ्स पढ़ाते हैं, लेट दोज टीचर्स हु टीचेस मैथमेटिक्स, जो क्या पढ़ाता है बच्चा, मैथ्स पढ़ाता है, ठीक है। उसको मैंने मान लिया कि उसे मैं डिनोट करूँगी कैपिटल M से, ठीक। और वो टीचर्स जो पढ़ाते हैं आपका फिज़िक्स, ठीक है बेटा, उसको हम डिनोट करेंगे कैपिटल P से, ठीक। अब इन्होंने बोला है कि 20 टीचर्स ऐसे हैं जो या तो मैथ्स पढ़ाते होंगे या फिर फिज़िक्स पढ़ाते होंगे, और बीच में हो गया और। इसका मतलब ये हो गया कि M यूनियन P जो दिया हुआ है आपको, वो दिया हुआ है 20, ठीक है। नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन सेट M यूनियन P। उसके बाद इन्होंने बोला है कि 12 ऐसे हैं जो मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं। इसका मतलब जो मैथमेटिक्स पढ़ाने वाले टीचर्स जो हैं वो हैं आपके 12। और उसके अलावा लिखा है 4 टीचर्स बोथ फिज़िक्स एंड मैथमेटिक्स। अब मैंने बोथ का मतलब बताया था इंटरसेक्शन। अब ये बोथ किसके लिए यूज़ किया गया है, फिज़िक्स के लिए और मैथमेटिक्स के लिए, ठीक है। इसका मतलब कि मैथमेटिक्स एंड इंटरसेक्शन फिज़िक्स, ये कितने टीचर्स हैं जो दोनों ही पढ़ाते हैं मैथ्स और फिज़िक्स, वो हैं आपके 4, ठीक है। ये बात आ गई। आपको बताना है कि हाउ मैनी टीच फिज़िक्स, मतलब ऐसे कितने टीचर्स हैं जो फिज़िक्स पढ़ाते हैं, हमें ये बात बतानी है। तो हमें फाइंड आउट क्या करना है, यहाँ पे NP ये फाइंड आउट करना है। सिंपल हमने जो फॉर्मूला सीखा था वो लिख देते हैं। हमें फॉर्मूला ये पता था कि M यूनियन P जो होगा वो इक्वल हो जाएगा आपका M प्लस में P माइनस में इन दोनों का इंटरसेक्शन। यही चीज़ हमने सीखी थी, है ना, माइनस में M इंटरसेक्शन P, ये हो गया फॉर्मूला। अब देखिए यूनियन कितना दिया हुआ है बच्चा, 20 दिया हुआ है, तो 20 मैं यहाँ पे लिख दूँगी। M दिया हुआ है 12, ये यहाँ पर आ जाएगा। NP जो है हमें फाइंड आउट करना है, तो इसे एज इट इज़ लिख दीजिए। उसके बाद देखिए इंटरसेक्शन बेटा क्या दिया हुआ है आपको, 4 दिया हुआ है, तो ये 4 यहाँ पर आएगा। 12 में से 4 आप सब्ट्रैक्ट कर दोगे बेटा तो क्या आता है आपका 8 आ जाता है ना। माइनस में NP इधर आ जाएगा और ये आ गया आपका 20। जब आप इस इक्वेशन को देखो, मैं इसे ऊपर सॉल्व करती हूँ, यहाँ पर देखिए जब मैं इस इक्वेशन को सॉल्व करूँगी 20 इक्वल्स टू 8 माइनस में NP, ठीक है। तो NP को मैं यहाँ पर ले आती हूँ, तो ये हो गया हमारा पॉजिटिव, और 8 माइनस में बच्चे कुछ इसके अंदर प्रॉब्लम हुई है, एट नहीं ना, हमने कुछ गड़बड़ कर दिया। इक्वेशन हम कुछ गलत सॉल्व कर रहे हैं क्या बच्चा, 20 सॉरी बच्चे, ये तो प्लस में है ना, ये माइनस में थोड़ी है, ये प्लस में रहेगा, ठीक है। ये क्या हो गया आपका प्लस हो गया तो हमें NP को इधर लाने की ज़रूरत नहीं है, वो आपके उसी साइड में रहेगा क्योंकि वो पॉजिटिव था, ठीक है।
अब ये 20 यहाँ पे रहेगा और ये 8 को मैं यहाँ पर ले आऊँगी, तो ये क्या आ जाएगा, 20 में से जब 8 आप माइनस करेंगे तो आपका आ जाएगा 12। तो इसका मतलब 12 टीचर्स ऐसे होंगे जो सिर्फ क्या पढ़ाते हैं, आपका फिज़िक्स पढ़ाते हैं। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा आंसर। ठीक, बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है बेटा वो है एग्जाम्पल नंबर 25। इसे देखते हैं। इसके अंदर हमें क्या करना है, इसमें दिया हुआ है आपको इन अ क्लास ऑफ 35 स्टूडेंट्स। कितने स्टूडेंट दिए हैं, 35 स्टूडेंट दिए। इसका मतलब ये कहीं ना कहीं किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, यूनियन को रिप्रेजेंट कर रहा है। एक पूरा जब ग्रुप दे दिया जाता है तो उसका मीनिंग होता है यूनियन। ठीक, उसके बाद इन्होंने बोला है 24 लाइक टू प्ले क्रिकेट। 24 बच्चे ऐसे हैं जो क्या खेलते हैं, आपके क्रिकेट को खेलते हैं। इसका मतलब मान लीजिए क्रिकेट को मैं डिनोट करती हूँ सी से। ठीक है, क्रिकेट को मैंने किससे डिनोट करा है बच्चा, आप लैंग्वेज लिख लोगे, ये आप बहुत इजी लिख सकते हो। लेट कर लीजिए, जो क्रिकेट को खेलते हैं वो सी से डिनोट किया गया है, एंड जो फुटबॉल गेम जो है उसको खेलते हैं उसको हमने डिनोट करा है बच्चा कैपिटल एफ से। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे तो इन्होंने नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी कितना दिया हुआ है, 24 दिया है। 24 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो आपका क्रिकेट खेल रहे हैं। उसके साथ में दिया हुआ है 16 लाइक टू प्ले फुटबॉल, कि 16 जो हैं वो ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो क्या खेलते हैं, आपका फुटबॉल खेलते हैं। तो ये हो गया आपका 16। अब इन्होंने बोला है ऑल्सो ईच स्टूडेंट लाइक टू प्ले एटलीस्ट वन ऑफ द 2 गेम्स। इस लाइन का मीनिंग बट्टा क्या है, इस लाइन का मीनिंग ये है कि कोई भी स्टूडेंट जो इस क्लास में प्रेजेंट है, इन 35 स्टूडेंट्स में से सारे बच्चे या तो क्रिकेट खेलते होंगे या फिर फुटबॉल खेलते होंगे। ऐसा कोई बच्चा नहीं है जो इन दोनों गेम्स में से कोई सा गेम नहीं खेल रहा। ठीक है, तो जितने भी स्टूडेंट इस क्लास के अंदर है वो कोई ना कोई गेम तो खेल रहे हैं, चाहे वो क्रिकेट हो चाहे वो फुटबॉल हो। ठीक है, इस लाइन का ये मीनिंग था। अब उसके बाद आता है आपका हाउ मैनी स्टूडेंट लाइक टू प्ले बोथ क्रिकेट एंड फुटबॉल। क्या बोला है बच्चा इसके अंदर, इसमें बोला है कि हाउ मैनी स्टूडेंट लाइक टू प्ले बोथ क्रिकेट एंड फुटबॉल। मैंने आपको बताया था बोथ का मतलब इंटरसेक्शन होता है, तो इन्होंने बोला है कि आप फाइंड आउट करिए। ये क्या हो गया, सी हो गया, और ये क्या हो गया बेटा, एफ हो गया। इसका मतलब कि आपको इन दोनों का इंटरसेक्शन के अंदर जितने एलिमेंट्स होंगे वो फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, ये बात हो गई। और इन्होंने यूनियन यहाँ पे ये दिया हुआ है, तो यूनियन क्या हो जाएगा, एन सी यूनियन एफ जो है वो कितना हो गया बच्चा, वो हो गया आपका 35। उसे क्या बोल देंगे हम, 35 बोल देंगे। ठीक है, तो अब इसके अंदर हम यहाँ पे फॉर्मूला यूज़ करते हैं। अगर हम यहाँ पे फॉर्मूला यूज़ करेंगे तो हमें पता है फॉर्मूला क्या कहता है आपका, सी यूनियन वाई जो होता है, सी यूनियन एफ जो होगा दैट विल इक्वल्स टू एन सी प्लस में एफ हो जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या करोगे, माइनस कर दोगे इन दोनों के इंटरसेक्शन को, यही फॉर्मूला था, है ना। अब इसको यहाँ पे सॉल्व करिए। यूनियन दिया हुआ है बच्चे 35 और सी जो दिया हुआ है वो दिया है आपका 24। एफ क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है आपका 16। उसके बाद इंटरसेक्शन जो है वो हमें फाइंड आउट करना है, तो इसे हम यहाँ पर लिख देते हैं। ओके, अब यहाँ पर देखो 24 और 16 को जब हम ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 40। ठीक, और ये हो जाएगा आपका 35 और ये हो गया माइनस एन सी इंटरसेक्शन एफ। इसको राइट साइड में ले आइए तो वो क्या हो जाएगा बच्चे, यहाँ पे ये हो जाएगा सी इंटरसेक्शन एफ दैट इज इक्वल्स टू 40 माइनस में 35। जब 40 में से 35 माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा यहाँ पर 5। ठीक है, तो ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं जो क्रिकेट और फुटबॉल दोनों ही खेलते हैं, मतलब दोनों ही गेम खेलते हैं, ऐसे कितने स्टूडेंट्स मिले बच्चा, हमें 5 स्टूडेंट्स मिले। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा आपका, 5 हो जाएगा। तो आप आंसर क्या लिखेंगे यहाँ पे कि क्रिकेट और जो फुटबॉल जो दोनों ही खेलते हो, मतलब दोज स्टूडेंट्स हु प्लेज फुटबॉल एज वेल एज क्रिकेट, वो क्या हो जाएगा बच्चे, वो हो जाएगा आपका 5। तो ये आपका यहाँ पर हो जाएगा आंसर। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल के बारे में जिसके अंदर दिया हुआ है आपको, वो देखते हैं। देखो इस क्वेश्चन के अंदर अगर हम देखें तो इसमें दिया हुआ है इन अ सर्वे ऑफ 400 स्टूडेंट्स इन अ स्कूल। एक स्कूल है जिसके अंदर स्टूडेंट्स कितने दिए हैं, 400। अब इसमें एक सर्वे किया गया है इन 400 बच्चों के ऊपर, जिसमें से 100 जो है वर लिस्टेड एज टेकिंग एप्पल जूस,
जिसमें से 100 बच्चे जो हैं वो एप्पल जूस पीते हैं, ठीक है। तो ये बच्चा ये क्या दिया हुआ है आपको, एक ग्रुप दिया हुआ है, और मैंने आपको बताया था जब एक ग्रुप दे रखा हो तो आप उसे सिंपली क्या मान लीजिए, यूनियन मान लीजिए, ठीक। अब ये किसका यूनियन है ये आपके फर्दर क्वेश्चन में पता चलेगा। तो 100 वर लिस्टेड एज टेकिंग एप्पल जूस। अब एप्पल जूस को मैंने डिनोट करा बेटा, यहाँ पर देखो लेट कर लीजिए, ए जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है आपके उन स्टूडेंट्स को, रिप्रेजेंट्स दोज स्टूडेंट्स हु टेक्स एप्पल जूस, जो क्या ले रहे हैं आपका एप्पल जूस ले रहे हैं, ठीक है बेटा। आगे समझ में बात, ओके। उसके बाद एप्पल जूस को किससे रिप्रेजेंट किया गया है आपका ए से। उसके बाद आता है 150 ऐसे हैं जो ऑरेंज जूस ले रहे हैं, जो क्या ले रहे हैं बेटा, ऑरेंज जूस। तो आप क्या करिए, ओ जो है वो रिप्रेजेंट करेगा आपका उन स्टूडेंट्स को जो क्या ले रहा है आपका ऑरेंज जूस ले रहे हैं, ठीक। उसके बाद देखिए क्या दिया हुआ है। उसके बाद अगर हम बात करें 75 ऐसे हैं जो दोनों ही लेते हैं, एप्पल जूस भी लेते हैं और ऑरेंज जूस लेते हैं। तो इस इंफॉर्मेशन को हम 1 बाय 1 लिखते हैं। पहली इंफॉर्मेशन ये है कि जो यूनियन है दोनों का, किसका, एप्पल जूस और यूनियन ऑरेंज जूस, इसके अंदर कितने बच्चे हो जाएंगे भाई, 400 हो जाएंगे, क्योंकि ये ग्रुप दिया हुआ है। उसके बाद अगर हम एप्पल जूस के बारे में बात करें तो कितने बच्चे ले रहे हैं बेटा एप्पल जूस, वर लिस्टेड एज टेकिंग एप्पल जूस, कितना है ये, 100 है। उसके बाद इन्होंने बोला है 150 ऐसे स्टूडेंट हैं जो लेते हैं आपका ऑरेंज जूस। तो आप यहाँ पे लिखिए एन जो होगा ओ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु आर टेकिंग ऑरेंज जूस, वो हो जाएगा आपका 150। यहाँ पे दिया हुआ है बोथ का मतलब इन दोनों का इंटरसेक्शन, मतलब ए इंटरसेक्शन ओ जो है वो दिया हुआ है आपका 75। ओके, ये बात क्लियर होगी। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है वो चीज़ अब हम समझते हैं, ठीक। हमें फाइंड आउट करना है बेटा, हमें फाइंड आउट करना है हाउ मेनी स्टूडेंट्स वर टेकिंग नाइदर एप्पल जूस नोर ऑरेंज जूस। अब हमें ये बताना है कि ऐसे स्टूडेंट्स फाइंड आउट करने हैं जो ना तो एप्पल जूस लेते हैं और ना ही आपका ऑरेंज जूस लेते हैं। ऐसे कितने बच्चे हैं जो कोई भी जूस नहीं पी रहे हैं इन दोनों में से, ठीक है। तो देखो अगर यहाँ पे लिखा होता, अगर एक बात समझते हैं, अगर यहाँ पे लिखा होता आपका एप्पल जूस ऑरेंज जूस, ठीक है, अगर ये बात लिखी होती तो आप इसका मतलब कहते कि एप्पल जूस मतलब आपको ए देखना है और ऑरेंज जूस मतलब आपको ओ देखना है, ठीक है। अगर यहाँ पे बोथ लिखा हुआ होता तो आप यहाँ पर लगा देते इंटरसेक्शन, और अगर यहाँ पे और लिखा होता तो आप यहाँ पर लगा देते यूनियन। बट इस क्वेश्चन के अंदर ना तो बोथ लिखा हुआ है और ना ही और लिखा हुआ है, इसके साथ में कुछ और लिखा है। क्या लिखा है बेटा, यहाँ लिखा है नाइदर, ना तो वो एप्पल जूस पीते हों, इसका मतलब कि जो ए पी रहे हैं नहीं। तो आपको याद होगा मैंने समझाया था कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट का मतलब अपोजिट हो जाता था, यही होता था ना। आपको बताया था कि किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो यू में से आप क्या कर दो, ए के एलिमेंट्स को हटा दो। तो ये होता क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट इज कम्प्लीटली अपोजिट टू द एलिमेंट्स ऑफ ए, है ना, यही चीज़ होती है ना। एक एग्जाम्पल लेते हैं, मान लो ए दिया हुआ है जिसके अंदर एलिमेंट है 1 और 2, आप एक का यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है जिसके एलिमेंट है 1 2 3, ठीक है। अगर यहाँ पे मुझे ए कॉम्प्लीमेंट लिखना है तो ये कॉम्प्लीमेंट मैं कैसे लिखूंगी बेटा, यू में से ए के एलिमेंट्स को यहाँ से माइनस कर दूंगी। तो जब यू में से ए के एलिमेंट्स आप यहाँ पर एलिमिनेट कर देंगे, 1 और 2 को आप जब कट कर देंगे यू में से, तो बचेगा क्या, सिर्फ 3 बचेगा। यहाँ पर क्या आ गया, 3 आ गया। अगर आप ध्यान से देखें कि जो यू है, सॉरी जो आपका सेट ए है, सेट ए के अंदर जो एलिमेंट्स है वो 1 और 2 है, और सेट ए कॉम्प्लीमेंट के एलिमेंट्स जो हैं वो 3 है। तो आप यहाँ से ये चीज़ देख सकते हैं कि ए जो होता है वो कम्प्लीटली अपोजिट होता है किसका, ए कॉम्प्लीमेंट का, या ये बोल दीजिए कि ए कॉम्प्लीमेंट इज़ कम्प्लीटली अपोजिट टू ए। तो जब एप्पल जूस को आपने एप्पल जूस को डिनोट करा ए से, तो नाइदर एप्पल जूस का क्या मतलब हो गया, नाइदर एप्पल जूस का मतलब ये कॉम्प्लीमेंट हो गया, मतलब उसका अपोजिट हो गया। जो जूस एप्पल जूस पीते हैं वो है बच्चा ए, जो नहीं पीते वो क्या हो जाएगा, ए कॉम्प्लीमेंट, इसका अपोजिट लिखना है हमें, है ना। तो ये क्या बन गया आपका, ए कॉम्प्लीमेंट बन गया। इसी तरीके से इन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है बच्चे, यहाँ पे लिखा हुआ है नाइदर सॉरी नोर ऑरेंज जूस, जो ऑरेंज जूस ना पीते हो। तो ऑरेंज जूस पीने वाले अगर ओ हैं, ठीक,
तो जो ऑरेंज जूस नहीं पियेंगे नोर वाले क्या हो जाएगा, ए कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। तो ये क्या हो गया आपका, ए कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। ठीक, तो ये हमें फाइंड आउट क्या करना होगा, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ओ कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो हमें इस क्वेश्चन के अंदर ये समझ में आया कि बच्चे जब भी आपको दिया हुआ हो कि आपको फाइंड आउट करना है नाइदर एप्पल जूस नॉर ऑरेंज जूस, इसका मतलब यहाँ पर ये हो जाएगा कि हमें कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना है। एप्पल जूस को डिनोट किया गया था ए से, तो इसका कॉम्प्लीमेंट जो होगा वो रिप्रेजेंट करेगा नाइदर एप्पल जूस को। अब नोर के लिए अब यहाँ पे आप क्या कर दीजिए, वो एक कॉम्प्लीमेंट लगा दीजिए। ठीक है, तो आपको फाइंड आउट करना है, इसके अंदर जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे वो फाइंड आउट आपको करने हैं। ठीक है, चलो अब अगर हम यहाँ पे एक बात और समझते हैं, मैंने आपको डी मॉर्गन्स लॉ समझाया था जिसके अंदर हमने एक फॉर्मूला देखा था, जिसके अंदर ये था कि इसको बाद में देखेंगे, जो कहता था कि यदि आप दो सेट्स का यूनियन करें एंड उसका पूरे का कॉम्प्लीमेंट करें तो ये आपके इक्वल होता है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ये फॉर्मूला हमने देखा था, ये बात पता है आपको कि जब भी आप ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट करते हैं तो वो आता है आपका ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ये बात हो गई। ओके, अब अगर हम यहाँ पर बात करें तो क्या होगी बच्चा, यहाँ पर ये बात होगी कि जब मैं इस डी मॉर्गन्स लॉ को इसके अंदर यूज़ करती हूँ तो वो क्या हो जाएगा, तो मैं यहाँ पर ये बोल सकती हूँ कि देखो ये चीज़ तो गिवन है, अगर अब हमें नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स निकालने हो तो हम ये भी लिख सकते हैं ना, इस फॉर्मूले को, ये फॉर्मूला भी लिखा जा सकता है कि भाई दोनों के अंदर अगर हमें नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स निकालने हैं तो हम ये लिख देंगे इसको। ठीक, तो ये किसके बराबर आ गया, आपको अगर ये फाइंड आउट करना है, अगर आपको ये फाइंड आउट करना है तो यदि आप ये फाइंड कर देते हैं तो भी बात इक्वल हो जाएगी। तो हमें यहाँ पे एक्चुअल फाइंड आउट क्या करना है, ए यूनियन बी का हमें कॉम्प्लीमेंट निकालना है। ठीक है, हमें ये चीज़ करनी है। ओके, अब इसका मतलब क्या होता है, मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया था कि जब भी आपको किसी सेट का कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो आपको u में से उसे माइनस करना होगा, ये चीज़ मैंने आपको सिखाई थी। ठीक है, अब अगर यहाँ पर ये कर दिया जाए, अगर इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो ये क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स अगर हमें निकालने हैं तो सिंपली ब्रैकेट बंद करके n हम लगा देते हैं तो वो नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स हो जाता है। अब अगर आपको इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो आप किस तरीके से निकालोगे, ये n तो आप ऐसे ही लिख दोगे, साथ में इसको क्या करोगे आप बच्चे, u में से क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे, किसे, a यूनियन b को माइनस कर दोगे, तो इसका क्या आ जाएगा, ये कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। आई बात समझ में। इसमें बच्चे हमने करना क्या है, हमें ये करना है बेटा यहाँ पर कि यदि आप ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ओ कॉम्प्लीमेंट अगर आप निकालना चाह रहे हो तो इसको आप सिंपली लिख सकते हो ए यूनियन ओ का होल कॉम्प्लीमेंट, ये चीज़ लिखी जा सकती है। ठीक, यहाँ पे बी ना हो के क्या लिखेंगे हम ओ, क्योंकि ऑरेंज जूस को हम ओ से रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है बच्चे, तो ये हो गया आपका ओ, सिंपली ये बात आ गई यहाँ पर आपको समझ में। इसके बाद मैंने बताया था कि जब भी कॉम्प्लीमेंट निकालना होता है तो सिंपली आप क्या कर देते हैं, u में से क्या करेंगे, उस सेट को माइनस कर देंगे, है ना। तो जब u में से इसको इस तरीके से आप लिखोगे बेटा, तो ये इसको हमें क्या करना होगा, अलग अलग करके लिख देते हैं। अलग कैसे लिखेंगे कि n को जैसे पहले u से मल्टीप्लाई कर लिया एक तरह से, अलजेब्रा समझ लीजिए, ये कुछ इस तरीके से हम लिख सकते हैं। ये बात आगे समझ में आपको, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे हमारा फॉर्मूला यहाँ पे बहुत क्लियर हो गया कि हमें यहाँ पे अगर n ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ओ कॉम्प्लीमेंट अगर फाइंड आउट करना है तो हमें सिंपली ये फाइंड करना है। अगर हम ये फाइंड कर देंगे तो हमारा आंसर जो है वो आ जाएगा। ठीक है बच्चा, अब देखो हम इसी को फाइंड आउट करेंगे यहाँ पे। अब ये कैसे फाइंड होगा ये देख लीजिए। इसके अंदर जो है दिया हुआ है एन यू का मतलब क्या होता है, यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट मतलब जो कम्प्लीटली एक ग्रुप था वो क्या था, 400 का था। तो यहाँ पर लिख दीजिए आप सिंपली 400। उसके बाद देखो ए यूनियन ओ का क्या मतलब होता है, अगर आपको याद होगा फॉर्मूला तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, ये हो जाएगा आपका एन ए प्लस में ये हो जाएगा आपका एन ओ माइनस क्या कर देंगे हम, इसका इंटरसेक्शन जो है वो माइनस कर देंगे, है ना, यही चीज़ होगी। तो अगर ये फाइंड आउट करना है तो एन ए देखो क्या था, एन ए मतलब जो आपका एप्पल जूस है, एप्पल जूस पीने वाले कितने थे बच्चे, 100 थे।
उसके बाद ऑरेंज जूस पीने वाले कितने थे आपके 150 थे, ठीक। उसके बाद जो दोनों जूस पीते हो वो कौन से थे आपके, एप्पल और ऑरेंज दोनों जो पीते हैं वो है हमारा 75, तो यहाँ लिख दीजिए 75। तो अगर आप इसे ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 250, इसमें से 75 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो आपका आएगा यहाँ पे 175, है ना। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने आए आपके ए यूनियन ओ के अंदर 175। तो सिंपली आपको यहाँ पे क्या लिखना होगा 175 लिखना होगा। जब 400 में से आप 175 को बेटा माइनस कर देंगे तो सब्ट्रैक्ट करो जरा कितना आएगा यहाँ पे हमारा, जब 175 हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बेटा ये आ जाएगा हमारा 225, ठीक है। ये कितना आएगा 225। तो इसका आपका आंसर क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, या फिर आप यहाँ क्या बोल सकते हो 225 बच्चे ऐसे होंगे जो ना तो आपका एप्पल जूस पीते होंगे और ना क्या पियेंगे ऑरेंज जूस पियेंगे, ठीक है। कितने स्टूडेंट्स होंगे 225 स्टूडेंट्स, ठीक। उसके बाद बात करते हैं इसका नेक्स्ट एग्जाम्पल, एंड ये एग्जाम्पल जो आपका लास्ट एग्जाम्पल है। उसके बाद जो है आपकी एक्सरसाइज 1.6 से स्टार्ट हो जाएगी, ठीक। तो यहाँ पर बात करते हैं हम एग्जाम्पल 27 के बारे में। अब देखो सबसे पहले इसे हमें समझना है। पहले इसके अंदर हम देख लेंगे कि इन्फॉर्मेशन क्या क्या दे रखी है, ठीक। इसमें बोला है देयर आर 200 इंडिविजुअल विद अ स्किन डिजास्टर। तो इसमें एक ग्रुप दे दिया गया है, इसका मतलब ये कहीं ना कहीं क्या है आपका यूनियन है, ठीक है, या फिर ये क्या हो गया आपका एक यूनिवर्सल सेट हो गया। इसमें क्या दिया है 200 इंडिविजुअल दिए हैं, इसका मतलब कि यूनिवर्सल सेट के जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है वो हमें यहाँ पर 200 दे दिए गए हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें, इसमें बोला है 120 हैड बीन एक्सपोज्ड टू द केमिकल C1। एक केमिकल है C1, ठीक। उससे होने वाले जो मतलब 120 पीपल ऐसे हैं जो एक्सपोज हुए हैं C1 केमिकल के सामने। देखो इसके अंदर ये क्वेश्चन एक बता रहा है कि 200 इंडिविजुअल ऐसे हैं जिनको स्किन डिसऑर्डर हो गया, मतलब स्किन डिजीज़ कुछ हो गई है 200 लोगों की, ठीक। इन 200 लोगों में से 120 लोग ऐसे थे जो C1 के अंडर थे, मतलब C1 एक केमिकल था जो इसके अंडर काम कर रहे थे। ऐसे ही एक 50 जो थे वो अंडर थे C2 केमिकल के, मतलब कि C2 की वैल्यू यहाँ पे क्या दे रखी है इन्होंने 50, मतलब 50 लोग ऐसे थे जो C2 केमिकल के सामने एक्सपोज हो गए थे, एंड 120 ऐसे थे जो C1 केमिकल के सामने आपका एक्सपोज हो गए थे, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं 30 टू द बोथ C1 एंड C2, और 30 जो है वो 30 जो है इंडिविजुअल ऐसे थे जो C1 इंटरसेक्शन C2, मतलब कि जो दोनों ही, बोथ का मतलब इंटरसेक्शन, जो दोनों ही केमिकल्स के सामने एक्सपोज हो गए थे वो क्या हो गया आपका 30 हो गया, ठीक। अब हमें फाइंड आउट करना है क्या, फर्स्ट सेकंड और थर्ड पार्ट, ये तीनों हमें यहाँ पे बच्चे फाइंड करने हैं। तो इन्फॉर्मेशन हमने सारी लिख ली कि हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन इस क्वेश्चन में दी हुई है। इसके बाद देखिए इन्होंने बोला है बट नॉट, देखो इन्होंने बोला है कि ऐसे नंबर ऑफ इंडिविजुअल बताइए जो एक्सपोज हुए हैं केमिकल C1 में, जो किस में एक्सपोज हुए हैं आपके C1 में तो हुए हैं लेकिन C2 में नहीं हुए, ठीक है। जो C1 में तो हुए हैं C2 में नहीं हुए हैं, ठीक। इसका मतलब क्या हो गया, C1 में तो है लेकिन C2 में नहीं है, तो C2 को क्या कर दिया हमने यहाँ पे माइनस कर दिया, है ना। हमने डिफरेंस पढ़ा था, डिफरेंस ऑफ सेट जब पढ़े थे तो उसके अंदर हमने देखा था कि जब हमें नहीं चाहिए होता, नॉट चाहिए होता है, तो हम उसको क्या कर देते हैं डिफरेंस ले लेते हैं। तो C2 को यहाँ पे कर दिया हमने माइनस, तो इस जो ये लाइन लिखी हुई है इसका मीनिंग क्या हो जाएगा C1 माइनस में C2, ठीक। आ गई बात समझ में। उसके बाद देखो नेक्स्ट जो है इसके अंदर लिखा हुआ है केमिकल C2 बट नॉट केमिकल C1, मतलब C2 तो होना चाहिए लेकिन C1 नहीं होना चाहिए, और जो नहीं होना चाहिए उसको क्या कर दिया हमने यहाँ पे माइनस कर दिया सिंपली। उसके बाद बोला है केमिकल C1 और केमिकल C2, और का मतलब मैंने आपको समझाया था कि और को बोलते हैं हम यूनियन। इट मीन्स आपको यहाँ पे फाइंड करना होगा C1 यूनियन C2 के अंदर जितने एलिमेंट्स थे, ठीक है, ये आपको फाइंड आउट करने हैं। एलिमेंट्स मतलब कितने इंडिविजुअल थे। तो ये तीनों चीज़ें जो हैं हमारे क्वेश्चन मार्क है, एंड इन क्वेश्चन मार्क का हमें आंसर पता करना है, ठीक। अगर इसे थ्योरेटिकल जाएंगे तो ये क्वेश्चन बहुत बड़ा हो जाता है, मतलब समझने में भी प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसको बेटा हम किस तरीके से करते हैं, इसे हम हेल्प लेंगे इसके अंदर वेन डायग्राम की। जब वेन डायग्राम की हम हेल्प लेंगे तो बहुत ईजीली ये क्वेश्चन हमारा हो जाता है, ठीक है। अब मान लीजिए यहाँ पे बनाती हूँ मैं अपना वेन डायग्राम, ठीक। ये हमारा हो गया एक वेन डायग्राम जिसके अंदर हाँ ये हो गया आपका यूनिवर्सल सेट, ठीक है। इसके अंदर मैंने दो सेट बनाए, एक हो गया आपका केमिकल C1 हो जाएगा, ठीक।
इसे बोल दिया C1, और एक जो हो गया आपका दूसरा केमिकल, ये हो गया आपका C2। ठीक है, ये बात आगे समझ में। ओके, उसके बाद अगर हम बात करें तो मैंने आपको समझाया था कि ये जो मिडल वाला पार्ट होता है ये कुछ ना हो के बल्कि इंटरसेक्शन होता है, तो ये रिप्रेजेंट कर रहा होगा C1 C2 के इंटरसेक्शन को। ये बात आगे समझ में। अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था कि ये वाला जो पार्ट होगा इसको हम क्या लिख सकते हैं, C1 माइनस C2, ये बात लिखी जा सकती है। ये क्या हो जाते हैं, C1 माइनस C2। ये क्या है, जो शेडेड है, किससे बेटा, वाइट, शेडेड वाइट पार्ट जो है जिसमें हॉरिजॉन्टल लाइन लगा रखी है, वाइट पार्ट। ठीक, ये चीज़ हो गई। उसके बाद अगर हम देखें एक और चीज़, तो यहाँ पर ये जो येलो पार्ट जो मैं यहाँ पे लाइनिंग लगा रही हूँ, ये जो शेड कर रही हूँ, इसे क्या बोलेंगे हम, ये कौन सा पार्ट होगा बेटा, ये हो जाएगा आपका C2 माइनस में C1, यही पार्ट होता है। यही चीज़ अभी हमने समझी थी। ठीक, तो हमें बेटा यहाँ पे फाइंड क्या करना है, C1 माइनस C2, C2 माइनस C1 और C1 यूनियन C2, ये चीज़ फाइंड करनी है। इसका मतलब हमें वेन डायग्राम से बहुत हेल्प मिल सकती है। ये बात आगे समझ में। चलो अब हम दोबारा से कुछ देखते हैं। अब हमें क्या देखना है वो समझिए। ठीक, ये हमने यहाँ पर देख लिया कि किस तरीके से वेन डायग्राम का हम यूज़ कर सकते हैं। अब दोबारा से वेन डायग्राम अगर मैं यहाँ पर बनाऊँ, ठीक, यहाँ पर ध्यान से देखना बेटा, ये दोनों सेट हो गए आपके, एक हो गया आपका C1 और एक हो गया आपका C2। ठीक है, ये हो गया आपका बच्चे C2, इसको ये हो गया C2। पहला जो पार्ट है वो कहता है C1 माइनस C2 बताइए, C1 माइनस C2 क्या रहेगा इसके अंदर। अगर आप ध्यान से देखें तो C1 माइनस C2 का मतलब ये हो गया ना बेटा, ये ही तो रिप्रेजेंट कर रहा है C1 माइनस C2 को। तो मुझे बताने हैं कि ये जो येलो से मैंने शेड करा है इसके अंदर नंबर ऑफ़ इंडिविजुअल कितने हैं। अगर ये मुझे पता चल जाएगा तो मुझे फर्स्ट पार्ट का आंसर मिल जाएगा। ठीक है, ओके। अब अगर मैं समझूँ यहाँ पर, अब ज़रा ध्यान दो आप, अगर आप देखें इसके अंदर हमारी जो गिवन इन्फॉर्मेशन है उस पर चलते हैं। गिवन इन्फॉर्मेशन कहती है कि वो इंडिविजुअल्स जो केमिकल C1 के सामने एक्सपोज हुए हैं वो है 120। वो कितना दिया हुआ है हमें, 120 दिया हुआ है। इसका मतलब ये जो पूरा का पूरा जो C1 है ये कितना दिया हुआ है, ये पूरा जो C1 है ये दिया हुआ है आपका 120। इससे केमिकल की वजह से 120 जो लोग हैं वो बीमार हुए हैं, उन्हें स्किन डिसऑर्डर हुआ है। ठीक है, बट हमें तो फाइंड करना है C1 माइनस C2, है ना। हमें क्या फाइंड आउट करना है, सिर्फ ये वाला पार्ट फाइंड करना है, इतना पार्ट, ये जो पार्ट है ना, सिर्फ यही तो पार्ट फाइंड करना है जो वाइट शेडेड पार्ट है आपका C1 माइनस C2 का। तो सिर्फ इसको फाइंड आउट करने के लिए मान लीजिए ये पूरा मैं C1 है। ठीक बच्चे, अब आपको सिर्फ इतना पार्ट अगर फाइंड करना है इस C1 में से, तो आप क्या करोगे, ये जो पूरा C1 है, ये जो पूरा C1 है, इस पूरे C1 में से ये वाला पार्ट जो है इसको माइनस कर दीजिए, सबट्रैक्ट कर दीजिए। तो ये इंटरसेक्शन का पार्ट कितना दिया हुआ है, इन्होंने इंटरसेक्शन दिया हुआ है 30, तो ये क्या हो गया 30। तो 120 में से जब आप 30 को माइनस कर दो, 120 माइनस अगर 30 कर दिया जाए तो क्या आएगा आपका 90। इसका मतलब 90 इंडिविजुअल ऐसे होंगे जो केमिकल C1 से एक्सपोज हुए हैं। आई बात समझ में, 90 पीपल कौन से होंगे जो C1 से एक्सपोज हुए हैं। ठीक, जिनको C1 केमिकल की वजह से प्रॉब्लम हुई है। आगे बात समझ में। चलो, तो फर्स्ट पार्ट का आंसर क्या हो जाएगा हमारा, 90 हो जाएगा। ठीक है, ओके। उसके बाद आते हैं हम इसके सेकंड पार्ट के ऊपर। सेकंड पार्ट देखो, सेकंड पार्ट के अंदर आपसे कहा है कि हमें फाइंड आउट करना है बेटा, हमें फाइंड करना है इसके अंदर C2 माइनस में C1, ये सेकंड पार्ट दिया हुआ है। तो C2 देखो, सबसे पहले C2 में से C1 को निकालना है। तो ये हो गया भाई पूरा C2। ठीक, C2 के अंदर कितने इंडिविजुअल थे, 50 थे। तो ये जो पूरा C2 था ये 50 था। अब इस 50 में से मुझे जो माइनस करना है वो ये वाला पार्ट है। ये वाला पार्ट अगर मैं निकाल दूंगी तो मेरा क्या बच जाएगा, C2 माइनस C1 बच जाएगा। तो इस 50 में से मुझे ये इंटरसेक्शन वाला पार्ट निकालना होगा, और इंटरसेक्शन वाला पार्ट है क्या बेटा, ये है 30। तो इस 50 में से जब मैं 30 को माइनस कर दूंगी तो आ जाएगा 20। इसका मतलब C2 माइनस C1 कितना हो जाएगा आपका, 20 हो जाएगा। आई बात समझ में, सेकंड पार्ट समझ में आ गया। उसके बाद देखते हैं हम इसका थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट कहता है केमिकल C1 और केमिकल C2, मतलब यूनियन निकालना है आपको। तो यूनियन निकालने का फॉर्मूला हमने यहाँ पर सीखा था। यूनियन जो है वो कहता है कि C1 को ऐड कर दो, फिर क्या करो C2 को ऐड कर दो, इसमें से माइनस कर दो इन दोनों का इंटरसेक्शन, यही चीज़ कहता है। तो देखो C1 क्या दिया हुआ है आपका 120, यहाँ पर लिखिए 120। उसके बाद
आपका C2 दिया हुआ है 50, यहाँ पर लिखिए 50, और इन दोनों का इंटरसेक्शन जो है वो क्या है आपका 30, तो यहाँ लिखिए 30। 120 में जब 50 प्लस करेंगे तो ये आएगा 170, इसमें से 30 आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 140। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे 140 आ जाएगा। इंटरसेक्शन जो यूनियन होगा या थर्ड पार्ट जो होगा वो क्या हो जाएगा, आपका आंसर 140 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपके एग्जाम्पल नंबर 27 तक फिनिश हो जाता है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे हमारी एक्सरसाइज 1.6 के बारे में। ठीक है, उसके बाद आपका जो चैप्टर 1 है वो फिनिश हो जाएगा और बचेगा आपका मिसलेनियस पार्ट। तो मिसलेनियस पार्ट जो है हम डिस्कशन करेंगे एक अलग सीरीज़ के अंदर। अभी हम सिर्फ एनसीईआरटी के जो एक्सरसाइजेज हैं उसके बारे में बात करेंगे, उसके ऊपर ज़्यादा फोकस करेंगे। ठीक, तो आई होप आपको ये एग्जांपल जो है अच्छे से समझ में आया होगा। इसकी लैंग्वेज जो है आप एनसीईआरटी बुक में देख सकते हैं, आपको समझ में आ जाएगी कि किस तरीके से किया हुआ है। अदरवाइज इस टाइप के क्वेश्चंस हमें करने चाहिए वेन डायग्राम से, तो ये आपको अच्छे से पता चल गया होगा कि किस तरीके से हम वेन डायग्राम का यूज़ करेंगे, किस तरीके से हमने यहाँ पे C1 माइनस C2 या C2 माइनस C1 फाइंड आउट करा है, किस तरीके से इंटरसेक्शन को माइनस किया गया। आपको आई होप सब कुछ अच्छे से समझ में आया होगा। यदि फिर भी किसी को प्रॉब्लम होती है तो मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए कि आपको कहाँ पर क्या प्रॉब्लम आ रही है। मैं आपको दोबारा से वीडियो प्रोवाइड कराऊंगी जो चीज़ नहीं समझ आई है। यदि इन एग्जांपल्स में भी आपको अगेन प्रॉब्लम आती है तो वीडियो को पॉज करें, दोबारा से रिपीट करें वीडियो को, तो ये कंफर्म है कि आपको अच्छे से क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। ठीक है, मिलेंगे हमारी नई वीडियो के साथ। इन आवर न्यू वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द एक्सरसाइज 1.6। तब तक बने रहिए पृष्ठभूमि के साथ, पढ़ते रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलेंगे जल्दी। थैंक यू सो मच।